लास्ट स्टेटमेंट है, अ, वो है आपका ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो ट्रांसफर स्टेटमेंट का मतलब होता है और ट्रांसफर स्टेटमेंट का मतलब होता है, जैसे इससे पहले हमने बहुत सारे चीज देखे हैं, जैसे इफ एल्स कंडीशन देखे, है ना। इफ का हाँ। अलग से ब्लॉक ब्लॉक होता था, इफ ब्लॉक जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से लेकर के एंडिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक ब्लॉक होता है। वो किसका ब्लॉक होगा? अगर इफ होंगे ऊपर में तो ये इफ का ब्लॉक होगा, अगर एल्स है तो एल्स का ब्लॉक है ना। तो वो एक ठीक ब्लॉक होता है। ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या करता है ना, वो ब्लॉक से ट्रांसफर हो जाता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर होता है। मीन्स अगर आप तो वो दो ट्रांसफर, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफर द स्टेटमेंट वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक। तो इसके लिए दो चीज है, दो चीज आपको क्या करता है, ब्लॉक का ट्रांसफर ब्लॉक का काम करता है। एक होता है ब्रेक, दूसरा होता है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम ब्रेक पढ़ेंगे। ब्रेक क्या काम, ऑलरेडी हम ब्रेक देख चुके हैं इस केस में, स्विच स्विच वाले केस में। जब हमने स्विच केस पढ़ाए थे तो उसमें ब्रेक लगा के भी दिखाए थे, विदाउट ब्रेक लगा कर भी दिखाए थे। याद है सर? हाँ। हाँ हाँ, हाँ। देख किया था तो बिल्कुल। तो उस केस में जब हम स्विच केस में ब्रेक लगाए थे, तो जहां पे कंडीशन उसका मैचिंग मिल जाता था, वहां पे क्या होता था, उसको वो ब्रेक होकर के वो एलिमिनेट हो जाता था स्विच ब्लॉक से, वो डायरेक्ट टर्मिनेट होता था प्रोग्राम। तो वही ये हाँ। काम करता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ब्रेक और एक होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यू, CONT, ये दो चीज है, उसको हम ट्रांसफर स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर इन दोनों का कुछ वो नहीं होता है, वो हम प्रोग्राम के बीच में इसको यूज करते हैं, इसका कोई सिंटेक्स नहीं होता है। तो अब हम एक ठीक है। प्रोग्राम लेके चलेंगे और उसमें देखेंगे कि ब्रेक का क्या यूज होता है, और हम उसको कैसे वो वन ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में वो ट्रांसफर करता है। क्या हो गया? ऐसे चल। अच्छा, एक नया पैकेज बना लेते हैं आज D4 के नाम से। और इस D4 में हम एक क्लास बना लेते हैं और इस क्लास का नाम रखते हैं ब्रेक। ट्रांसफर स्टेटमेंट। नहीं, ब्रेक पे हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो हम ब्रेक डेमो लिख देते हैं। इससे ये पता अच्छा अच्छा। चलेगा कि ब्रेक स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में यूज हुआ है। ठीक है। ब्रेक डेमो और मेन मेथड पे चेक लगा दो। हम ब्रेक कोई सा भी लूप में लगा सकते हैं, आइदर वो व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, फॉर लूप हो, फॉर ईच लूप हो, कोई सा भी लूप में हम लगा सकते हैं। मतलब लूप में हम इसलिए लगाते हैं, सपोज मेरे को 1 से 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए कि अगर इसके बराबर आ जाए, अगर वो इनपुट मान लेते हैं 1 से 10 तक प्रिंट करना है, अगर ये इनपुट 5 के बराबर आ गया तो मुझे वहीं पर प्रोग्राम स्टॉप करना है, अगर इस तरह का कंडीशन मुझे मिल जाए। तो उस केस में हम ब्रेक लगाते हैं बीच में। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट हम एक इनपुट ले लेंगे,
इनिशियलाइज कर लेंगे a इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये इनिशियलाइज कर लिए, एक व्हाइल लूप चलाएंगे और उस व्हाइल लूप में हम कंडीशन डालेंगे कि जो a है वो क्या होना चाहिए। मुझे अगर सपोज मुझे 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, 5 तक ही मानते हैं, उसके बाद 5 तक प्रिंट कराना है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सेम पहले वाले, इससे पहले जो व्हाइल लूप हम पढ़े थे, अगर हम सेम चीज वही चलते हैं और इसके अंदर में हम अगर प्रिंट करा देते हैं SYSO और इसमें लिख लेते हैं कि व्हाइल लूप इनसाइड व्हाइल लूप वैल्यू ऑफ a और फिर इसको हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। जस्ट पहले वाला प्रोग्राम है, याद आ रहा है सर? हाँ व्हाइल किया लूप था का ये। प्रोग्राम है। ये व्हाइल लूप का प्रोग्राम है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आपको 0 से 4 तक प्रिंट होके आना चाहिए। देखिए 0 से 4 तक प्रिंट आ गया, 5 हो गए आगे। ना, इनिशियलाइज हाँ 0 है। और यहाँ पे अगर इक्वल टू रहता ना, लेस देन इक्वल टू 5, तो ये 5 ही प्रिंट होता है। बट ये 4 क्या होता है, लेस देन 5 होता है। लेकिन 5 के कंडीशन में ये फॉल्स हो जाता है, तो वो टर्मिनेट होके बाहर आ जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फिनिश्ड हो जाता है। अब हम क्या हाँ। करते हैं, कि हमको 0 से लेके 4 तक प्रिंट नहीं कराना है। अगर कहीं पे जहाँ पे 3 आए वहां पे हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। समझ रहे हैं सर? प्रोग्राम को तो इस टर्मिनेट कंडीशन करना में, है। हाँ, हमको 0 1 2 3 ही प्रिंट करना है, 5 नहीं करना है। तो इस कंडीशन में हम ब्रेक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? एक व्हाइल के अंदर कंडीशन है और व्हाइल के अंदर में एक हम इफ कंडीशन भी लगाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन आ रहा है हर चीज का, आगे जाके हर चीज पढ़ेंगे। एक एक चीज में अब सारा व्हाइल, इफ एल्स, डू, फॉर लूप सब एक साथ मर्ज होंगे। ठीक है। अभी व्हाइल के अंदर में कंडीशन है a लेस देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो सबसे पहले ये ये आपका व्हाइल लूप का क्या हो गया, ब्लॉक हो गया इतना। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे इंटर करेगा। जैसे ही इंटर किया उसको दिखा इफ इफ ब्लॉक। अब इफ का कंडीशन पहले करें, ठीक करेंगे, मतलब चेक करेगा। तो अगर हम इफ के कंडीशन में हम ये कंडीशन अगर दे दें कि अगर ए जो है, स्टार्टिंग का ए है, अगर इक्वल टू 3 हो जाए, ठीक है, हम्म। तो मुझे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो, मुझे इससे आगे ओके। नहीं चाहिए। अगर इससे आगे नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। ठीक है। अब हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। देखो 3 ही वैल्यू आया, 0 1 2 3। अब ये 3 क्यों नहीं आया? अगर ये 3 इक्वल टू आता तो ब्रेक हो जाएगा ना, ये स्टेटमेंट रन ही नहीं होगा, रन ये नहीं प्रिंट होगा। होगा ही नहीं। और ये ब्रेक जैसे ही हो गया, ये पूरा व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ब्रेक का ओके। काम ये होता है कि अगर हम किसी स्पेशल कंडीशन पे मुझे कुछ करना है तो वहां पे ट्रांसफर स्टेटमेंट का यूज होता है। और ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या करता है, वो वन ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर कर देता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये था आपका ब्रेक स्टेटमेंट इस कंडीशन में। और उससे पहले स्विच वाले में भी सेम कंडीशन होता था। वो ब्लॉक, वो एक छोटे से ब्लॉक था, बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा साइज बड़ा हो गया, तो इस हिसाब से ये ब्रेक उस हिसाब से काम करता है। बट ब्रेक का काम यही होता है, एक तरह से वो ट्रांसफर स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे कॉमा देके लिख सकते हो, ट्रांसफर स्टेटमेंट। अच्छा ये इफ वाला जो मैं स्टेटमेंट है, क्या ये सिस्टम इसके एस वाई आउट के बाद नहीं वो करा सकता था? इसके अंदर, सिस्टम डॉट इसके आउट अंदर आप डॉट बोलो। प्रिंट, ये जो इफ वाला स्टेटमेंट है, क्या हाँ मैं ये इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बाद नहीं लिख सकता हूँ इस कोड में? नहीं, तब तो ब्रेक कैसे होगा?
तो सबसे पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा ना। उसके बाद अगर आप ये बोल रहे हो कि ये इफ ये वाला कंडीशन आप बोल रहे हो, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको बोल रहे हो इसके बाद रखने के लिए, हाँ हाँ एग्जैक्टली। ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे। लेकिन ये कंडीशन कहाँ पे आएगा, ये तो आप काम करेगा। अच्छा ठीक है, इसको हमने क्या किया, कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। इसको कॉपी करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। 0 1 2 3, इस बार 3 भी आ गया। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। a इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब ये व्हाइल के अंदर में गया, 0 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे कंडीशन ट्रू हो गया, इफ ब्लॉक के अंदर में आएगा। और ये इफ का ब्लॉक आप कितना है, ये नहीं, व्हाइल का ब्लॉक के अंदर में, ये व्हाइल का ब्लॉक ये पूरा है, ये पूरा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अब ये चलते हैं यहाँ पे, पहले है एसॉर्ट स्टेटमेंट, ए का वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट, सॉरी, हाँ 0 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 0 इक्वल टू 3 है, गलत हुआ ना, फॉल्स हो गया। हाँ हाँ जैसे ही फॉल्स हो गया, ये इफ के ब्लॉक में आएगा ही नहीं, इसके अंदर में आया, इसका मतलब ब्रेक काम नहीं किया अभी, हाँ ये फॉल्स हो गया ना, इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हो गया, तो इफ ब्लॉक से बाहर आ गया, और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस 0 था, अब कितना आ गया, अब यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या करेगा, उसके बाद ये व्हाइल लूप है, ये व्हाइल का ब्लॉकिंग स्टेट कर्ली ब्रैकेट है, फिर ये पहुंचा देगा कंट्रोल को फिर व्हाइल लूप में। लूप कंटिन्यू ठीक। चलेगा जब तक कि उसको फॉल्स नहीं मिलता है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर आएगा हाँ यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा कितना, 1। 1। जैसे ही 1 प्रिंट किया, फिर इफ ब्लॉक के अंदर में आएगा, ए का वैल्यू कितना है अभी, 1, 1 3 के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया, ये फिर यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर देगा, 2 कर दिया, ठीक है। ठीक है। जैसे ही 2 कर दिया, कंट्रोल आपको यहाँ पे लेके फिर से आ जाएगा व्हाइल लूप। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया, 2 लेस देन 5 है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा एक को, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 2। जैसे ही 2 हो गया ए का वैल्यू, अब इफ कंडीशन में चेक करो, 2 इक्वल टू 3 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। अब ये इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, और इसको ये 3 कर देगा, एक बढ़ा देगा। अब यहाँ पे चलते हैं, अब ए का वैल्यू 3 है, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गया, फिर यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा 3। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही 3 इक्वल टू 3 आ गया, कंडीशन ट्रू हो गया। हाँ अगर ये ट्रू हो गया, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये पूरे लूप से बाहर आ जाएगा, मेन मेथड से हम्म। बाहर आ जाएगा। और मेन मेथड जैसे ही बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब आउटपुट में देखो, आपको 0 1 2 3 आएगा, तो 0 1। तो आप हम्म। इसको आइदर ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर लिखने का एक फायदा है, एक स्टेटमेंट कम रन होता है। नीचे लिखने का फायदा है, एक स्टेटमेंट ज्यादा रन होता है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हम कमेंट आउट कर दिया फर्स्ट, ठीक है। हम्म। अब इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, इसको कॉपी करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऐसे, और इसको कमेंट आउट कर दीजिए, ठीक है। इसको कॉपी करके एक बार रन करके देखते हैं। देखिए, एक कम हुआ, क्यों, हम्म। क्योंकि
पहले के कंडीशन में आपने इफ ब्लॉक को नीचे में डालता था तो एक स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको एग्जीक्यूट होता था विदाउट कंडीशन चेक करते हुए। लेकिन ठीक है। अगर ऊपर में डालते हैं तो कंडीशन चेक करते हुए नीचे आते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी हम इस यहाँ तक पहुंचेंगे। जावा में क्या होता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है। आपको जो भी टॉप में दिखेगा ना वो पहले एग्जीक्यूशन होगा, जो बाद ठीक में है। है अगर 2 लाइन का कोड है तो पहले फर्स्ट लाइन ऑफ कोड रन होगा। देन अगर वो ट्रू होगा, स्टेटमेंट सिंटैक्स सही होगा, अगर वो रन हो गया तो आपको सेकेंड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। लाइन लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है जावा में। जो आपको पहले दिखेगा वो आपको प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है सर। ठीक है। तो आप ब्रेक स्टेटमेंट अच्छे से समझ गए और इसका यूज भी समझ गए कि कहाँ पे हम यूज करेंगे, जहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक कंडीशन मिलेगी कि नंबर ऑफ लेटर या नंबर ऑफ लेट कुछ भी चीज अगर बल्क में हमको प्रिंट करना है लेकिन बीच में कुछ ऐसा कंडीशन है जहाँ पे मुझको ब्रेक करना है प्रोग्राम को, तो उस जगह पे हमको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। हम्म। अब सेकेंड चलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यू कंटिन्यू भी एक तरीके से ट्रांसफर स्टेटमेंट है, लेकिन इसका एक अंतर ये है कि जहां भी कंटिन्यूटी एग्जीक्यूट करेगा वो उस इटरेशन को स्किप कर देगा। सपोज अगर हम 0 से लेके 5 तक प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन हम्म। अगर अगर कहीं पे अगर 3 आ गया, 3 पे हमको कंटिन्यूटी करना है, तो ये 3 वाले जो है ना वो स्किप हो जाएगा। 0 1 2 4 होगा प्रिंट, मतलब वो जो नेक्स्ट करंट इटरेशन है वो आपको क्या हो जाए, स्किप हो जाएंगे और ठीक है। आपको एक स्टेप आगे निकल जाएगा। तो प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं। कंटिन्यू का मतलब है स्किप। हाँ, मतलब स्किप द करंट इटरेशन, मतलब जो इटरेशन चल रहा होगा ना उसको स्किप कर देगा। जैसे हमको 3 प्रिंट कराना है, इस इटरेशन में 3 प्रिंट कराना है, बट कंटिन्यूटी देख लिया तो 3 को स्किप कर देगा, 4 प्रिंट करवा देगा। ठीक है। समझिए। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ कंटिन्यू executed only the of the iteration, which is going on। बट ब्रेक में क्या होता है इसका डिफिनीशन भी अंतर भी बताऊंगा। बहुत सारे एग्जाम वहाँ इंटरव्यू में पूछेंगे ब्रेक और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंट है। हम्म। तो ट्रांसफर हम ठीक है, अब प्रोग्राम पे चलते हैं और इसके लिए हम अलग से क्या बना लेंगे, फिर से एक कंटिन्यू कंटिन्यू डेमो, एक द मेन मेथड। अब सेम हम ब्रेक एंड कंटिन्यू टू कोई भी लूप में लगा सकते हैं।
वो लूप में ही लगता है ज्यादातर। लूप के कोड में, ब्लॉक में ही आप ब्रेक और कंटिन्यूटी स्टेटमेंट लगाते हैं, क्योंकि इसका ठीक। कोई सिंटैक्स तो होता नहीं है। ये हम ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब रोकते हैं कि कहाँ पे मुझे टर्मिनेट करना है प्रोग्राम। ठीक है, सेम हम ठीक। यहाँ पे भी सेम a इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और उसके बाद हम फिर व्हाइल लूप लगाते हैं। इस बार हम 10 लेके प्रिंट करके देखते हैं, a लेस देन 10 प्रिंट करके देखते हैं। अगर इस कंडीशन के अंदर सपोज अगर हम कोई कंडीशन नहीं डालेंगे तो ये कितने तक प्रिंट होगा, 0 से लेके 9 तक प्रिंट होंगे, अगर हम इसमें हम्म। स्टेटमेंट लगा देंगे। हम्म। लेकिन मुझे क्या करना है, कंटिन्यू यूज करना है। तो कंटिन्यू यूज करने के लिए पहले हम इफ कंडीशन लगाएंगे, और उसके अंदर में आप अपना कंडीशन डालोगे कि किस कंडीशन में मुझे स्किप करना है। तो मैं ये हम्म। मान लिया कि जब a का वैल्यू मान लेते हैं 5 के बराबर हो जाए, अगर ये लूप चलता रहेगा 0 से कोई एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ a का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो जब a का वैल्यू 5 हो गया तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू लगाना लगाना है। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हमको इसको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू लूप जब चलेगा तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट आप ही दोगे ना, करके दोगे, वो तो खुद से इंक्रीमेंट होगा नहीं। तो इंक्रीमेंट के लिए आप यहाँ पे कुछ लगाओगे तभी वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। इससे पहले वो अपने आप कोड इंक्रीमेंट करके नहीं देगा। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे, उसके बाद हमने इफ ब्लॉक से बाहर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिए जो एसॉर्ट स्टेटमेंट है, और वही प्रिंट करेंगे जो पहले मैं प्रिंट करता था इनसाइड व्हाइल लूप। वैल्यू ऑफ ए इज, अब देखना क्या होता है। अगर पहले इसको इसको हम वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखना, टर्मिनेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको इंक्रीमेंट कहीं मिल ही नहीं रहा है, और कंडीशन ऑलवेज ट्रू मिल रहा है। क्योंकि हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट को कमेंट आउट कर दिया, मल्टी मल्टी कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, तो उसको टर्मिनेट, यहाँ से जो रेड बटन है ना उस पर क्लिक करना है, तो ये आपको प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखो, ये कमेंट आउट हो गया। अगर इसी पे हमने कमेंट आउट यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे a प्लस प्लस और यहाँ पे, अब इसको प्रोग्राम रन करके देखते हैं तो अब ये टर्मिनेट नहीं होगा। ये यहाँ तक 0 से लेकर 9 तक प्रिंट किया, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं व्हाइल लूप में। ठीक है सर, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी चलाना है। तो सब इसको हटाएंगे, अब कंटिन्यूटी रन करेंगे तो मेरे प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना है। तो हमने क्या किया, कमेंट आउट हटा दी, और सारे प्रोग्राम को मैंने कंट्रोल ए सिलेक्ट करके कंट्रोल आई कर दिए, जिससे कि हमें सारा जो लाइन ऑफ कोड है वो एक लाइन में आ जाए, अलाइन हो जाए। अब क्या करते हैं, उसको एक रन करते हैं। अब भी उसको क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट लूप मिल रहा है। क्यों? अब क्यों मिल रहा है इनफाइनाइट लूप, वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू 0, वाइल का कंडीशन ऑल ट्रू है अभी। ठीक है, जब वाइल का कंडीशन ट्रू है तो a के अंदर में जाएगा, तो 0 5 के बराबर तो है नहीं, तो ये वाला इंक्रीमेंट तो काम कर ही नहीं रहा है ना प्रोग्राम में अभी। फर्स्ट इटरेशन जब हो रहा है
तो इफ का कंडीशन फॉल्स हो रहा है, जब फॉल्स होगा तो इफ के अंदर जाएगा कंट्रोल। ए इक्वल टू 5, ये तो कंडीशन तो ट्रू हो रही है यार। ए इक्वल टू 5 ट्रू हो रहा है। ए का वैल्यू कितना है, 0 है ना फर्स्ट टाइम। हाँ तो व्हाइल लूप के अंदर में जाओ तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, व्हाइल के अंदर का कंडीशन ट्रू हो रहा है, तभी तो हम व्हाइल के अंदर घुसे। ठीक है, जब व्हाइल के अंदर घुसे तो मुझे इफ दिखाई दिया, तो इफ के हाँ अंदर में गए तो ए का वैल्यू अभी कितना है, 0 है। हाँ। तो 0 इक्वल टू 5 है नहीं ना, नहीं नहीं, फॉल्स हो गया हाँ। ये फॉल्स हो गए। जैसे ही फॉल्स हो गए हम इसके अंदर में जाएंगे, नहीं ना जाएंगे, डायरेक्ट हम ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे। और ये हाँ। वाले प्रिंट जब करवाते हैं उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है कहीं पे, नहीं, नीचे कुछ इंक्रीमेंट नहीं है फिर। नहीं हो रहा है, इसलिए प्रोग्राम क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, उसको टर्मिनेट कहीं दिख ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पे सपोज यही वाला वैल्यू, ये वाला यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं, टर्मिनेट हो गया और आपका एक्चुअल वैल्यू दे रहा है जो पहले आपको वैल्यू दे रहा था। ठीक ठीक है। है, अब एक चीज देखो, इस बार कंटिन्यू भी आपको प्रिंट रन किया, एक चीज मिसिंग है। आप देखो आउटपुट में क्या मिसिंग है बताओ। इसमें जो ये 5 5। फाइव मिस फाइव मिसिंग है। फाइव मिसिंग है क्यों, क्योंकि करेंट इटरेशन को क्या कर दिया, स्किप कर दिया ना। अब स्किप यहाँ कर पे दिया। 4 टाइम्स तो चला, ठीक है 4 टाइम्स रन हुआ, जैसे ही ए का वैल्यू 5 हो गया तो यहाँ पे इफ कंडीशन में आ गए, और इफ का वैल्यू कितना हो गया, 5 इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ट्रू। जैसे ही ट्रू हो गया तो वो क्या करेगा, अब इसके अंदर में जाएगा, कंटिन्यूटी एग्जीक्यूट कर देगा, और कंटिन्यूटी जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो वो जो आपका ए का वैल्यू है वो एक स्टेप को इटरेशन करने ही नहीं देगा, वो ये वाले स्टेटमेंट रन नहीं करने देगा, उसके बाद ये कंट्रोल फिर से चला जाएगा नेक्स्ट इटरेशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी जब भी एग्जीक्यूट करेगा वो आपको स्किप करेगा, करंट इटरेशन जो ऑनगोइंग चल रहा है उसको स्किप कर देगा, वो वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाएगा, उसके बाद वाले वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। ठीक है। तो ब्रेक और कंटिन्यूटी में अंतर समझ गए। हाँ बिल्कुल। अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि ब्रेक और कंटिन्यूटी क्या है एक्चुअली। हाँ ठीक है, इस पर एक दो प्रोग्राम बना लेंगे ना, और थोड़ा और भी आप रिसोर्स से थोड़ा देख लेंगे तो थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। ठीक है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, और भी चीज है इसके अंदर पढ़ने वाला, वो हम पढ़ाएंगे जब और भी कॉन्सेप्ट आपको पास आएगा तब उसमें यूज होगा। जैसे ये भी आपका ट्रांसफर स्टेटमेंट आता है, रिटर्न। ये भी ट्रांसफर स्टेटमेंट है। हाँ रिटर्न, रिटर्न आप देखे होंगे, हाँ ये देखा तो है। ज्यादातर मेथड में यूज होता है, और मेथड हमेशा रिटर्न टाइप मांगता है, नॉन रिटर्न टाइप भी होते हैं और रिटर्न टाइप भी होता है, लेकिन जब मेथड में रिटर्न स्पेसिफाई है तो मेथड से ऑलवेज रिटर्न मांगेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप मेथड दो, जब भी आप मेथड क्रिएट करोगे तो आप मेथड को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ मेथड को कॉल किसके थ्रू करेंगे, मेथड के नाम से कॉल करेंगे। जैसे ठीक है। एक आपका रिटर्न टाइप मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। एक तो आपका मेथड है, मेन मेथड हो गया जो आपका पब्लिक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करेगा, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट, स्ट्रिंग
इसके बाद यहाँ पे सॉरी एरे और ARGS। उसके बाद यही हमने मेन मेथड पे चेक लगाते हैं ना, जब हम हाँ। क्लास क्रिएट करते हैं, ये मेन मेथड है, इसका ये कहीं चेंज नहीं होता है, ये फिक्स है इसका वैल्यू, और यही मेन मेथड है। और इसी यही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहीं से। कंपाइलर या आपको जेवीएम, जावा का जो जेवीएम होता है वर्चुअल मशीन, वो कम जो कोई भी प्रोग्राम में सबसे पहले ये मेन मेथड को चेक करता है, जहां मेन उसको मेथड का मेन मेथड। फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा कभी भी? हाँ चेंज होता है, हम बताएंगे। चेंज भी होता है, इसमें हम डेटा भी पास करेंगे। इसके अंदर हम मेन मेथड के अंदर हम डेटा पास करेंगे और वो भी आपको प्रिंट करवाएंगे। बट आपको धीरे धीरे मेन मेथड, और आपको मेन मेथड जो देगा ये कभी चेंज नहीं होता है, जहां से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा वो मेन मेथड कभी चेंज नहीं होता है। जैसे इक्लिप्स में देखना, जब भी आपने एक नया क्लास बनाते होंगे तो आपको एक मार्क करके देते हैं। जैसे आपने क्लास क्रिएट किए तो आपको ये मार्क करके देते हैं कि आपको चाहिए मेन मेथड की नहीं। और मेन मेथड का देखो सिंटैक्स यहाँ पे सेम है ना। हाँ। वो सब बताएंगे, ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, ये स्ट्रिंग एरे है, आर्गुमेंट एक वेरिएबल है, ये सब हम पढ़ेंगे। और कंस्ट्रक्टर तब पढ़ेंगे, है ना। सुपर क्लास, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब हम सुपर क्लास और सब क्लास का बात करेंगे। और इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये तब हम पढ़ेंगे जब इंटरफेस पढ़ेंगे। तो इंटरफेस का जो मेथड होता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो तब जाके हम इस पे अनचेक करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे। तो अभी हम फर्स्ट वाले पेज पे हैं, इसलिए इसको अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो मेन मेथड ऑलरेडी बन के आता है। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो मेन मेथड बन के नहीं आता है। तो ये ठीक है। चीज है। तो यहाँ पे ऑलरेडी, तो हम तो यहाँ पे ये मेन मेथड स्टार्ट होता है, ठीक है। अब रिटर्न टाइप क्या होता है? एक तो मेन मेथड हो गया, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड मेथड। जैसे हमने एक मेथड बना लिया, पब्लिक वॉइड, और मान लेते हैं डिस्प्ले, एक मेथड ले लिए डिस्प्ले, और ये भी इसका ब्लॉक स्टार्ट हो गई। तो अपने अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक मेथड बना लिया। तो ये होता है यूजर डिफाइंड मेथड, ये होता है आपको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है जावा। तो ठीक है। अगर हम ये यूजर डिफाइंड मेथड बनाते हैं तो उसको तो हम कॉल करेंगे ना। अगर हम सपोज इसके अंदर में सिस्टम डॉट आउट, देख रहे हैं सर कैसे प्रोग्राम लिखने में दिक्कत होता है बिना इक्लिप्स से। तो आप जब इंटरव्यू दोगे ना, इक्लिप्स पे कभी प्रोग्राम नहीं लिखवाएगा, आपको नोटपैड पे प्रोग्राम लिखवाएगा। हाँ सही कह रहे हो। और नोटपैड पे जब लिखवाएगा तो आपको पता ही नहीं होगा यार मेथड है, तो मेथड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्लास है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो आपको एरर शो कर देता है, तो वो समझ जाता है कि उसको सेंसिटिव, वो मतलब वो नहीं रहता है जब वो प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसी से उसको थोड़ा शक होने लगता है। तो तो कोशिश करना ज्यादा नोटपैड पे अपना प्रोग्राम लिखने का, और मेन ठीक है। मेथड को खुद से लिखने का सारा, जिससे कि कहीं भी दे, ऑनलाइन कंपाइलर देगा आपको, वहां पे प्रोग्राम लिखवाएगा, वहां पे आपको ऐसे नोटपैड जैसा मिलेगा, खुद से आपको हर चीज टाइप करना है, कोई भी आप सजेशन के फॉर्म में नहीं आएगा। अगर ठीक। गलत हो गया तो वो आपको एरर मार्क दे देगा, जैसे यहाँ पे रेड मार्क दे दिया ना, वैसे ही तो सामने वाले को थोड़ा वो हो जाता है। डाउट होता है, सही बात है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट, देख रहे हैं ना एरर आ रहा है। प्रिंट क्या है, एक मेथड है तो उसे स्मॉल लेटर्स होंगे, प्रिंट एल। क्या एरर आ गया, अब ऐसे रेड हो गए तो उसमें एरर। अब इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं हेलो वर्ल्ड।
तो ये वाला मेथड हमेशा मेन मेथड के अंदर ही बनेगा, ये वाला भी, है ना? नहीं 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 नहीं, अलग बनता है। ये अलग, ये मेन मेथड हम आपको बता रहे हैं कि इतने टाइप का मेथड होता है। मेथड बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के नहीं। एक होता है यूजर डिफाइंड मेथड, एक होता है मेन मेथड, ठीक है। तो ठीक मेन, है। अब हम क्या ये चीज बताना चाह रहे हैं कि हमने जो मेथड बनाया और इसके अंदर में मैंने हेलो वर्ड लिखा, उसको कैसे प्रिंट करना है। जब तक इस मेथड के नेम से कॉल नहीं करोगे कहीं पे, तो उसको कॉल जब तक करोगे तभी तो इसके अंदर आएगा। तो हाँ। हम जब भी यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करते हैं, तो हमेशा उस मेथड के नाम से, जो हमने बनाया यूजर डिफाइंड मेथड, उस मेथड के नाम से हमको मेन मेथड में कॉल करते हैं हमेशा। तो हमने यूजर डिफाइंड मेथड क्या बनाया, डिस्प्ले। तो हमने क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर में डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देंगे। ठीक है। कॉल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही कॉल कर दिया, अब ये प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो देखते हैं। जैसे ही कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो ये मेन मेथड आ गया। मेन मेथड से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। उसके बाद हाँ। वो ऐसे आ गया, उसको बोलते हैं मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं कॉलिंग मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं मेथड। मेथड यूजर डिफाइंड यूजर मेथड है ना? यूजर डिफाइन। ठीक है। और ये होता है सिस्टम डिफाइंड मेथड, बोल सकते हो। या मेन मेथड भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, यूजली में। अब कैसे होता है, जैसे डिस्प्ले जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, वो सर्च करने लगा अपने प्रोग्राम के अंदर, ये डिस्प्ले मेथड है कहाँ पे। तो जैसे ही उसको डिस्प्ले मेथड में देगा, कंट्रोल यहाँ से तुरंत ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाएगा और इस मेथड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही इस मेथड को एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर में क्या हुआ, ये प्रिंट करके आपको दिखा देगा और ये प्रिंट हो जाएगा। फिर ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया ये मेथड। फिर ये कंट्रोल जाएगा दूसरे मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में। उसको यहाँ पे इसके बाद कोई मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट नहीं मिला, उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे आके मेन मेथड खत्म और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। एक एक प्रोग्राम देखते हैं इसी के लिए करके। और इसी में रिटर्न टाइप, हमने आपको रिटर्न टाइप बताया। अब एक चीज और समझ लो, जिस तरीके से यहाँ पे मेथड क्या करता है ना, रिटर्न करता है कोई वैल्यू, है ना। अब डिस्प्ले क्या होता है ना, पैरामीटर पास करता है। जैसे मैं मान लेता हूँ, अगर इस मेथड के अंदर में हम पैरामीटराइज मेथड बनाते हैं, इंट ए कर दिया, ठीक है। तो ये ठीक है। ए का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये ए का वैल्यू ये मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में अगर हम 10 दे दिए यहाँ पे, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ये 10 वैल्यू किसके पास आ जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। ओके। अगर हम यहाँ पे इसके बाद हम इसको ए प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, तो आपको ए का वैल्यू 10 दिखेगा। ठीक है। तो ठीक है। आपने समझ गया कि मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट क्या होता है और मेथड क्या होता है। ठीक है। इसमें एक तो क्वेश्चन है रिटर्न, कि हाँ इसमें सर। क्वेश्चन है कि हमें यूजर डिफाइंड मेथड की नीड क्यों पड़ी जब हमारे पास मेन मेथड है ऑलरेडी? अरे सर, एक मेथड से आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो एक है, हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करना है, एक मेथड से नहीं होगा ना। हमको 10 हमको यूजर डिफाइंड मेथड बनाना ही है। और जितने भी यूजर डिफाइंड मेथड बनाएंगे, सबको मेन मेथड से कॉल कर देंगे। और और जो भी यूजर डिफाइंड मेथड के अंदर में जो भी हम लॉजिक लिखे हैं ना, एक बार कॉल कर दिए, उस वो लॉजिक सारे रन हो जाएंगे। तो मान लो ओ, 5 मेथड बना लिए यूजर डिफाइंड मेथड, और एक मेथड के अंदर में हमने मान ली एडिशन का प्रोग्राम लिख दिए, लॉजिक लिख दिए। दूसरे हम्म, प्रोग्राम के अंदर में हम सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिख दिए। तीसरे में मल्टीप्लिकेशन का, और फोर्थ में डिवीजन का। और ये चारों मेथड को मेन मेथड से कॉल कर दिए। तो क्या करेंगे, जैसे ही ऊपर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, पहले एडिशन,
उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हमको एट ए टाइम पूरा मिल रहा है ना, सारा चीज मिल रहा है। लेकिन मेन मेथड आपको एग्जीक्यूशन करवाता है, ये आपको कोई मेथड नहीं, कोई लॉजिक नहीं लिख सकते इसके अंदर में, लिख सकते हैं बट आपको ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाते हैं मेन मेथड। ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, आपको एक प्रोग्राम हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम प्रोग्राम को, और मेन मेथड को हम बहुत टाइप से लिख भी सकते हैं। चलिए एक प्रोग्राम बना, और रिटर्न टाइप यहीं पे आता है, रिटर्न टाइप अभी पहुंचे भी नहीं। अच्छा, रिटर्न टाइप क्या होता है ना, सपोज अब ये मेथड, ये क्या है, स्क्रीन शेयर है ना, हाँ, स्क्रीन शेयर है। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा समझ जाएंगे कल फिर इसको अच्छे से बताएंगे। अब ये देखो, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, मतलब ये मेथड कोई रिटर्न टाइप नहीं दे रहा है। समझ में आ ओके। रहा है? ठीक है। अगर हम इसी में हमने क्या किया, इसको प्रिंट ना कर करके हम रिटर्न लगा दिए, रिटर्न 10 कर दिए, रिटर्न, अच्छा, रिटर्न 10 कर दिए, या रिटर्न हाँ 10 कर दीजिए, कुछ भी रिटर्न कर दो, 10 कर दिए। तो ये 10 कहाँ जाएगा, ये मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में जाएगा। ये जो 10 है आपका, ये हाँ। मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में स्टोर होगा, ये तुरंत यहाँ से क्या कर देगा, ये मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में जाएगा, और इसमें हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले के अंदर में वो 10 स्टोर। अभी सपोज ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं करवाया अभी, और इसको क्या किए, रिटर्न 10 कर दी, ठीक है। ये 10 कर जाएगा, डिस्प्ले में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है। हम डिस्प्ले को किसी एक वेरिएबल में मान लेते हैं, इंट सी इक्वल टू डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले में 10 स्टोर हो गया, 10 था। हम्म। अब ये डिस्प्ले किस में स्टोर हो गया, सी वेरिएबल में, हम्म। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे फिर, सॉरी, एसॉर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर में हमने क्या किया, सी प्रिंट कर दिए, और आपको क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हाँ, ये चीज आपको यहाँ पे चेंज, क्योंकि ये मेथड रिटर्न कर रहा है 10, 10 क्या है, इंटीजर, तो ये वॉइड के जगह पे आपको एंड लिखना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा आपको, तब जा करके तो ये आपका रिटर्न टाइप हो गया, जो कि ये रिटर्न आप पढ़ेंगे। तो आप ये समझ गए ना कि मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट हमेशा डेटा को पास करता है, एक होता है एक्चुअल डेटा, एक होता है फॉर्मल डेटा। हम्म। एक्चुअल डेटा हमेशा मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में जाता है, और फॉर्मल डेटा, उसका फोटो कॉपी हमेशा मेथड के अंदर में आता है। अगर सपोज हम डिस्प्ले के अंदर में आपका नाम पास करूं, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। हम अगर स्ट्रिंग नेम लिखेंगे, और इसके अंदर में हम अगर स्ट्रिंग पास करते हैं, ये तो ये नाम जो है, ये आप इस नेम में स्टोर हो जाएगा। ये जो वेरिएबल है, ये जो डेटा है, उसको बोलते हैं एक्चुअल डेटा। और ये जो यहाँ पे स्टोर हो गया इस नेम में, और नेम को अगर प्रिंट कराएंगे तो ये शुभम प्रिंट होगा यहाँ पे। बट ये जो नेम यहाँ पे जो स्टोर हो गया नेम के अंदर में, ये हो गया फॉर्मल डेटा, ये होता है एक्चुअल डेटा। तो यही ठीक होता है। है मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट, और ये होता है मेथड मेथड। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक चीज, थोड़ा प्रिंट पेंट खोलते हैं। मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट
सॉरी, मेथड्स, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छा कोई बात नहीं, पेंसिल ले लेते हैं। ये मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट आप समझ गए और ये मेथड भी हाँ समझ गए। हाँ एक चीज समझना, कब रिटर्न होगा, कब डेटा पास करता है, वो चीज समझाना चाह रहे हैं। मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट से आप क्या करेंगे, डेटा को पास कर सकते हैं, डेटा, ठीक है। ऐसे, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटा पास करते हैं, नंबर कुछ भी हो, और डेटा किस में हो सकता है, चाहे इंटीजर में हो सकता है, फ्लोट में हो सकता है, स्ट्रिंग में हो सकता है, कैरेक्टर में हो सकता है, बूलियन में हो सकता है, ये सब डेटा होता है। तो हाँ। मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट जिस तरीके से मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट डेटा को पास करता है, किसको, मेथड को। अभी हमने देखा एक्चुअल डेटा और फॉर्मल डेटा, है ना। एक्चुअल डेटा मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में हम एक्चुअल नाम देते थे, वो वो उसका फोटोकॉपी मेथड के अंदर में स्टोर हो जाता था, जो हम स्ट्रिंग नेम लेते थे, तो वो इसके अंदर में क्या होता, स्टोर हो जाता था। तो मेथड ठीक है। कॉलिंग स्टेटमेंट जिस तरीके से डेटा को पास करता है मेथड को, मेथड भी उसी तरीके से रिटर्न टाइप पास करता है, किसको, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट, रिटर्न। समझे सर। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमेशा याद रखना, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट डेटा पास करता है मेथड को, उसी तरीके से मेथड भी रिटर्न टाइप पास करता है मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट को। तो ये चीज मैं ठीक है। आपको यहाँ पे समझाया, एक प्रोग्राम लेके आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। सपोज एक यहाँ पे तो 2 मिनट दे दीजिए, थोड़ा वॉशरूम निकाल रहा हूँ। कोई नहीं, ठीक है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये यहाँ पे मेन मेथड हो गया। अब हम यहाँ पे ये समझना है, मेन मेथड तो है कि एक ही मेन मेथड से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोग्राम ज्यादा बड़ा हो, तो हमको यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। तो हमने क्या किया, मेन मेथड को चाहे ऊपर रख सकते हो चाहे नीचे रख सकते हो, कहीं भी। अब ये जरूरी नहीं है, आपने जो यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करेंगे वो हम्म। ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, आप नीचे भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ठीक। वो मेन मेथड के बाहर भी हो सकता है। नहीं, हाँ, मेथड के बाहर ये मेथड, हाँ, बाहर बाहर ही हमेशा अपना मेथड क्रिएट करेंगे। जो यूजर डिफाइंड मेथड होगा वो मेन मेथड से बाहर ही होगा, लेकिन क्लास के अंदर में होंगे। ओके 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 ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, इसको ऊपर ही रख देते हैं और एक अपना मेथड बना लेते हैं। क्या करते हैं, हमने एक मेथड बना लिया, पब्लिक वॉइड ऐड मेथड के नाम से। अच्छा, इसमें स्टैटिक नहीं लगाते हम, जो ये जो यूजर डिफाइंड बनाते हैं मेथड। हाँ, लगा सकते हो, अब स्टैटिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वो बताएंगे स्टैटिक कब लेते हैं कब नहीं, वो तो बताए थे ना। स्टैटिक लेने से फायदा होता है कि हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मेथड को। हमको मेन मेथड में हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर स्टैटिक नहीं होता तो हमने क्या करते, पहले क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, फिर फिर उस ऑब्जेक्ट से इस ऐड मेथड को कॉल करते, तब जाके हमको होता है। तो ठीक है। हमने स्टैटिक लेने से फायदा होता है। चलिए स्टैटिक ले लीजिए कोई। अब यहाँ पे क्या किया, स्टैटिक मेथड है। हम क्या किए, इसके अंदर में इसमें हमने दो वैल्यू पास करते हैं। जब भी हम ऐड किए हैं तो हम दो इनपुट लेंगे। यहाँ पे हमने दो इनपुट ले लिए, ए कॉमा इनपुट बी। ये दो इनपुट ले लिए। अब ये वैल्यू ठीक। कहाँ से आएगा, ये पैरामीटराइज मेथड होगा। जब कभी भी मेथड के अंदर में कोई डेटा अगर आपको आ रहा है तो वो पैरामीटराइज मेथड हुआ। ठीक है सर। अगर ठीक है। मेथड के अंदर में कोई डेटा नहीं आ रहा है, वो डिफॉल्ट मेथड हुआ, मतलब कोई डेटा नहीं है। तो ये पैरामीटराइज मेथड है। अब इसको क्या करेंगे, ये हम वैल्यू पास करेंगे। जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो ए और बी का वैल्यू हम वहां देंगे, तो वहां से वो एक्चुअल डेटा आ जाएगा, इसके अंदर में ए और बी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, इसको सम कर देते हैं। सम इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। हमने इसको सम कर दिया, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू ऐड हो गया। अब ये देखो, यहाँ पे आपको मतलब एक तरह से क्या करते हैं, येलो सजेशन। कलर का, हाँ, दे रहा है कि आपने ए और बी तो ले लिया, लेकिन ये कहीं पे इनिशियलाइज नहीं है। आप जल्दी से इनिशियलाइज करो ए और बी को। जैसे ही कहीं पे इनिशियलाइज हो जाएगा ए और बी, तो ये आपका जो येलो कलर का हाइलाइटेड है वो आपको रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। अब इस मेथड को कॉल करेंगे, कहाँ से कॉल करेंगे, मेन मेथड में। मेन मेथड ऊपर है, क्योंकि ये दोनों स्टैटिक मेथड है, तो हमने क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड नेम से इसको कॉल कर देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हमने स्टैटिक मेथड से कॉल कर दी, लेकिन एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि आपने जो नीचे में दो इनपुट लिए ना, वो पूछ रहे हैं कि पास करो इस ऐड मेथड में। ये देख रहा है ऐड आर्गुमेंट टू मैच ऐड इंटेंट, है ना। अगर हम इस पर हम्म। चेक लगा देते हैं ना, ये मांग रहा है कि दो इनपुट दो। यहाँ पे एयर जो, अगर हम एक लेते हैं ना तो यहाँ पे एक आता। अगर तीन लेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन इनपुट आपसे मांगेगा। ओके। ठीक है। क्योंकि आपने यूजर डिफाइन से तीन इनपुट लिए ना, तो तीन इनपुट कहाँ से मिलेगा, जब उस मेथड को हम कॉल करेंगे उसी टाइम में वो वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएगा। तो हमने ऐड मेथड को कॉल किए, बोल रहा है कि जो यूजर थे वो आपसे तीन इनपुट मांगे हैं,
वो आप दो। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक में 10 दे दिए सपोज, ठीक है, सेकंड में 20 दे दिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए का वैल्यू 10 का वैल्यू ए में स्टोर हो गया और 20 का वैल्यू बी में स्टोर हो गया। हम्म। अब ये ए का वैल्यू 10 हो गया और बी का वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया, और दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना हो गया, 30। 30 किस में स्टोर हो गया, सम में। ठीक है, हम्म। इतना तक समझे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएंगे, सम को प्रिंट नहीं करवाएंगे, सम को हम्म। रिटर्न करवाते हैं, सम को हम रिटर्न करते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे ही रिटर्न किए, यहाँ पे एक एरर आ गई। एरर क्या बता रहा है, माउस ओवर करेंगे, एरर बता रहा है कि चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू इंट। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या है, वॉइड है, मतलब हमने जो मेथड बनाया है उसमें वॉइड है। वॉइड ये बता रहा है कि ये मेथड कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, बट हमने इसको रिटर्न दे रहा है, तो एरर तो देगा ही ना। एक बार और रिपीट करोगे? ठीक है, अगर हम रिटर्न को कमेंट आउट कर देता हूँ, ये एरर रिजॉल्व हो गया, हाँ। इसलिए कि अभी मेथड कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है, जस्ट प्रिंट करवा रहा है। अगर हम इसमें प्रिंट लगवा दूं SYSO और इसको हम सम प्रिंट करवा देता हूं सपोज, जैसे ही सम प्रिंट करवाएंगे तो आपको देखो 30 दे रहा है, सही है, हाँ, दे रहा है, ठीक है। ठीक है। हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, हमको प्रिंट करने का ऑर्डर नहीं है अभी, हमको सिर्फ रिटर्न करवा के यहाँ पे प्रिंट करवाना है मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में। ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो ये रिटर्न आपको जो मिलेगा, ये रिटर्न डायरेक्ट इसके पास जाएगा, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट के पास जाएगा। इसी को तो हम तो बोलते हैं मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट। हम्म। ये है मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट, ये आपका मेथड है। यही तो चीज मैं आपको पेंट में बताया था कि मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट से डेटा जाता है, किसमें जाता है, मेथड में। लेकिन मेथड से हम्म। क्या पास होता है, रिटर्न टाइप होता है, वो कहाँ जाता है, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे, हम्म। मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट से ये दो डेटा पास किया तो मेथड में आया, ए में 10 स्टोर हो गया, बी में 20 स्टोर हो गया। अब ये मेथड हाँ। है, मेथड से रिटर्न टाइप करेंगे तो ये मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में जाएगा। अब चलिए, अब रिटर्न टाइप हटाते हैं। जैसे ही रिटर्न टाइप हटाते हैं, ये बोलता है अब ये वॉइड से इंट करो, क्योंकि सम हम 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 आपका हाँ। इंटीजर है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप इंट करो। जैसे ही इंट किए, एरर रिजॉल्व हो गया। ओके। ठीक है, तो ये रिटर्न टाइप आपको कंट्रोल लेके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ऐड में कितना स्टोर हो गया, 30 स्टोर हो गया। हम्म। तो जैसे ही स्टोर हो गया तो इसके किसी वेरिएबल में हम स्टोर करके रखेंगे, तो हम इसको मान हम्म। लेते हैं सी वैल्यू में स्टोर कर लिए। और सी वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए, चूंकि ये 30 इंटीजर है तो इसका वेरिएबल इंट होना चाहिए, तो सी में स्टोर हो गया। और जैसे ही स्टोर हो हम्म। गया, अब यहाँ पे उसको क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट। करवा, यहाँ, और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे सी। देखो आप उस, सी। अब इसको प्रिंट करके देखो तो 30 यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें एक और भी कुछ ऑपरेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐड कर दिए, उसमें हम्म। हम और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे सी जो है ना, सी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने से, कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सम, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, उसको 10 से कर दिए, सपोज मल्टीप्लाई कर दिए 10 से। तो ये जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर, वो किसी एक चीज में फिर स्टोर होगा। मान लेते हैं दोनों हम्म। का डी में स्टोर हो,
और डी का टाइप भी आपको क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। इंट। अब फिर यहाँ पे डी प्रिंट कर दो। ठीक है। 300 आ गया। अब देखो कैसे 300 कैसे आया, ऐड में कितना स्टोर हुआ था 30। हाँ 30 क्योंकि ये सम आया ना, ये रिटर्न सम, सम कितना है 30। ये डायरेक्ट ऐड में स्टोर कर देगा, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में स्टोर कर देगा। हम्म। जैसे ही स्टोर कर दिया तो वो आपको क्या करेगा, डी अब फिर हम सी को क्या किया, ये डी 30 स्टोर हो गया, किसमें स्टोर हो गया, सी में। और फिर सी को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 इंटू 10 कितना होगा 300। और डी में आपका 300। 300। तो पहले मेथड में प्रिंट करते थे, अब मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में प्रिंट कर रहे हैं, किसके थ्रू, रिटर्न के थ्रू। रिटर्न के थ्रू, ओके। तो रिटर्न स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। जब ये रिटर्न जब भी यूज होगा, देखेंगे यहाँ पर रिटर्न टाइप, ये वॉइड कभी नहीं होगा रिटर्न के केस में। चाहे इंट हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ये सब होगा बट वॉइड नहीं होगा। ओके। और भी 3 चीज है, वो हम जब आगे जाके एक्सेप्शन पढ़ेंगे तब जाके, जैसे डी वाला, डी में क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक, सुने होंगे। ये नहीं सुना। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जब एक्सेप्शन पढ़ते हैं ना तब जाके ट्राई कैच ब्लॉक हम्म हम लोग पढ़ते हैं, मतलब एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं ई में, ई में फाइनली आते हैं, फाइनली ब्लॉक। उसके बाद बहुत सारे होते हम्म हैं, थ्रू, थ्रॉज, ये सब सारी चीज आते हैं, तो वो सब एक्सेप्शन में आते हैं। तो ये सब चीज हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये सारी चीज खत्म हो गया, कल से हम एरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये इतना चीज एरे के, एरे तक इतना है। अभी तक मैंने जो भी इनपुट लिया वो सिंगल वेरिएबल का इनपुट लिए, एक ही नहीं, हम्म वेरिएबल सिंगल। अब मल्टीपल डेटा को एक बार लेंगे, 10-10 वेरिएबल को एक बार लेंगे, तो वो एरे में आता है। तो एरे हम कल कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 11 बज गए वैसे भी। ठीक है सर, तो इतना आप ये तो कोड आपके पास चला ही जाता होगा ना। हाँ ये आ तो जाता है। हाँ, तो ये उसके बाद ये जो लिखे हैं वो भेज देता हूँ। स्क्रीन ओ कर दीजिए, क्या बोलते हैं, स्टॉप।